हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। हमने लास्ट सेक्शन में एंडोक्राइन एनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी एंड टुडे वी विल बी स्टडीइंग एंडोक्राइन फिजियोलॉजी फ्रॉम एंड आई विल बी रेफरेंसिंग टू द यूएसएमडी स्टेप 1 फर्स्ट एड. So today's topics are the growth hormone and the anti-diuretic hormone. So first of all, you need to understand the basic concepts of endocrine system of the human body. हमारे पास जो endocrine system है वो स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस के बाद कुछ फैक्टर्स ऐसे रिलीज होते हैं जो कि हमारे पास जाके एक्ट कर रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे. पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद जो सिग्नल्स आते हैं वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में सिग्नल्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ रिलीज एंड डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स. सो हाइपोथैलेमस, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की बात कर लेते हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन इज द बेसिक हार्मोन हमारी बॉडी में होता है जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ग्रोथ हमारे पास बोन में भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल हाइट हो सकती है हमारे पास, या फिर वो बॉडी टिश्यू बॉडी मास में भी हो सकती है. सो द ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर ग्रोथ एज वेल एज मसल मास ग्रोथ. तो जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास जो इनिशियल फैक्टर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होते हैं. तो हमारे पास हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर रिलीज होता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. दिस फैक्टर देन एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. हमारे पास ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से उसके बाद स्टिमुलेशन करवाता है और रिलीज करवाता है ग्रोथ हार्मोन की. उसके बाद ग्रोथ हार्मोन जाता है हमारे पास लिवर में, और लिवर में वो कन्वर्ट हो जाता है या फिर वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ आईजीएफ. आईजीएफ इज आल्सो नोन एज सोमेटोमीडियन सी या फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. दिस आईजीएफ इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन. Now there are certain factors which increase the production of growth hormone. In these factors include exercise, sleep, puberty, and hypoglycemia. And you can see here उसके अलावा हमारे पास एजिंग, ओबेसिटी, ग्लूकोज एंड सोमेटोमीडियन. जब क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो कन्वर्ट हो जाता है सोमेटोमीडियन में. तो जब सोमेटोमीडियन की अमाउंट बढ़ जाती है बॉडी में, वो जाके एक नेगेटिव सिग्नल भेजता है GHRH को. उसके बाद जब हमारे पास सोमेटोमीडियन की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो नेगेटिव सिग्नल भेजता है GHRH को. GHRH के हमारे पास स्टिमुलस ख़त्म हो जाता है. उसके बाद GH की जो प्रोडक्शन है वो भी हमारे पास रिड्यूस हो जाती है. इस तरीके से हमारे पास एजिंग, ओबेसिटी, ग्लूकोज एंड सोमेटोमीडियन आर द नेगेटिव रेगुलेटर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन. एंड exercise, sleep, puberty and hypoglycemia are positive factors that increase the amount of production of growth hormone. Then we have a condition known as pituitary adenoma. Pituitary adenoma is basically a tumor of the pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास पता है कि ऑर्गन होता है, ग्लैंड होता है जो कि बेस ऑफ ब्रेन पे मौजूद होता है. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर हमारे पास ट्यूमर हो जाए तो उसको हम पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं. और अगर वो पिट्यूटरी एडिनोमा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन करवाने लग जाए, डेट मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन होने लग जाए, then that condition is known as gigantism or acromegaly depending upon the age. If there is increased production in children, that condition is known as gigantism. If there is increased production in adults, that condition is known as acromegaly. The treatment can be both surgical or medical. The medical treatment is the octreotide, which is a drug which is a somatostatin analog. So this drug basically inhibits the secretion of growth hormone. Whereas surgical treatment, we will study in pharmacology and further sections such as transnodal surgery are the basic treatment options for the tumor of the pituitary gland. Then we have is known as the anti-diuretic hormone. Anti-diuretic hormone is also known as vasopressin. So what is diuresis? Diuresis is basically the production of urine. So as the name suggests, anti-diuretic, it means the hormone which inhibits the process of urination. This hormone is also known as vasopressin because it acts on certain receptors in the blood vessels through which it can cause vasoconstriction. The two types of receptors that ADH work upon are the V1 and V2. So V1 are present on the blood vessels. हमारे पास ब्लड वेसल्स में V1 रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे वेसोप्रेसिन या फिर एंटी-डायरेटिक हार्मोन एक्ट करके वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा सकता है. However, the primary purpose of ADH, as the name suggests, is to inhibit urination. How does it inhibit urination? It basically makes the urine concentrated. जब भी बॉडी में सीरम ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कम करना पड़ता है. उसको कम करने के लिए ADH रिलीज होता है जो कि रीनल कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है.
This procedure is acquired is rendered possible through the receptors known as V2 receptors. These V2 receptors are present on the principal cells in the renal collecting duct. हम रीनल की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन रीनल कलेक्टिंग डक्ट में V2 रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे ADH जाके एक्ट करता है और यूरिन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है और जो बॉडी की जो सीरम ऑस्मोलेरिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. Then we have a condition that is known as diabetes insipidus. Diabetes insipidus is basically due to malfunctioning of the ADH hormone. Diabetes insipidus could be due to two causes. One is central, another one is nephrogenic. So in central diabetes insipidus, there is decreased production of the ADH. It could be due to tumor, it could be due to any trauma or any injury, various other factors. And nephrogenic diabetes insipidus is a condition in which ADH is present in sufficient amount, but the kidneys are non-responsive to the ADH. It could be due to a nephrotoxic drug, or most common cause is the mutation in the V2 receptors. V1 receptors are present on the blood vessels, V2 receptors are present on the kidney. So the treatment for the central diabetes insipidus is to increase the amount of ADH. How can we increase the amount of ADH? By giving desmopressin analogs. Desmopressin analog, what is desmopressin analog? हमारे पास ADH analogs होते हैं बेसिकली, जो कि बिल्कुल सेम वे में एक्ट करते हैं जैसे कि ADH करेगा. तो जब भी ADH की अमाउंट कम हो जाए ड्यू टू सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडियस, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं बाय गिविंग desmopressin, which will restore the function of ADH. However, for nephrogenic diabetes insipidus, we need to find the cause and treat the cause. So that's all for the today's section. इसके अलावा हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी हॉर्मोन्स पढ़ेंगे फर्दर लेक्चर्स में, जैसे कि प्रोजेक्ट 10 एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस. थैंक यू.